नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के बाद कई एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें सी वोटर के सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि जनता पार्टी को 228 से 244 सीट मिल सकती है। सी वोटर्स के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है। समाजवादी पार्टी ने एग्जिट पोल को गलत बताते हुए जीत का दावा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के सातों चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 10 मार्च को नतीजों का इंतजार है। अंतिम चरण के मतदान के साथ ही यूपी में 7 चरण का औसत मतदान 60.63% हो गया है। इसमें करीब 1% की बढ़ोतरी पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटरों के मत जुड़ने से होने की उम्मीद है। पुलिस की मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान के दौरान इंटरनेट मीडिया पर चुनाव में गड़बड़ी की 220 से ज्यादा शिकायत भी सामने आई, जिन पर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई सुनिश्चित कराई। इस बार 7 चरणों में हुए मतदान के दौरान 24 जिलों में चुनावी विवाद और हिंसा से जुड़े 33 मुकदमे दर्ज हुए, जिनकी जांच जारी है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे 93 मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक मतदान के दिन चुनावी हिंसा के 5 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण मतदान होने पर मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं। चुनाव प्रक्रिया, सुरक्षा कर्मी, व्यवस्था से जुड़े कर्मियों और सभी मीडिया समूहों को मैं धन्यवाद करता हूं। ये तमाम बातें योगी ने कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण समाज के सर्वांगीण उन्नयन में मातृशक्ति के अथक व अनंत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए संकल्पित हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महिला ईंट भट्टा श्रमिकों और बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य पोषण की जांच समेत उनके हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को आयुष किट का वितरण भी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा कि सभी महिलाओं की तरफ से सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी सरकार का जो भी काम है, संस्कार है, जो महिला अपनों के लिए जीती है, अपने लिए नहीं जीती, उनके सहयोग में सरकार काम कर रही है। होली पर रूटीन ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार पहुंचते ही उत्तर रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसमें दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और श्रीगंगानगर से वाराणसी के बीच सभी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 10 से 23 मार्च तक होगा। होली के मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें लखनऊ होकर दोनों दिशाओं से आवागमन करेंगी। इन ट्रेनों में यात्री सीटों की बुकिंग आज से हो पाएगी। रूटीन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग वेटिंग 150 के पार पहुंचते ही उत्तर रेलवे ने होली पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित को लगभग 1.5 साल बाद बहाल कर दिया है। प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित को उनके मूल कैडर तमिलनाडु भेजे जाने का निर्णय हुआ है। गृह विभाग ने उन्हें रिलीव किए जाने का आदेश दिया है। एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में 8 सितंबर 2020 को निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच लखनऊ कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी को सौंपी गई थी। आईपीएस अभिषेक दीक्षित पर एसएसपी प्रयागराज रहने के दौरान अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के तबादले और तैनाती को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नारी सशक्त, सबल और सुरक्षित रहे, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए और प्रतिबद्ध प्रयास भी नव नारी का युग दस्तक दे रहा है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर एक महिला ने युवक की जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज लखनऊ में मार्च निकाला। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मार्च निकाला गया। कांग्रेस के 159 महिला प्रत्याशी भी मार्च में शामिल रही। 1090 चौराहे से सिकंदर बाग तक मार्च निकाला गया।
पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में बाल बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, बाल बालाओं के ठुमकों पर एक युवक असलहे का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में होटल में शराबी ग्राहकों ने वेटर के साथ 1 घंटे तक मारपीट और गाली गलौज की। स्थानीय लोगों के अनुसार रेस्टोरेंट पर रोजाना ऐसा ही माहौल रहता है, लेकिन पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इटावा के एक दिल थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ में दुकानदार बच्चों को मौत का सामान बेच रहे हैं। अधिकांश दुकानों पर धड़ल्ले से वाइटनर बेचा जा रहा है। नाबालिग बच्चे वाइटनर के नशे के आदी हो रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। हालांकि ट्रक चालक ने चलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने मां बाप की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा फरार हो गया। आपको बता दें कि युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। देवरिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने यहां पर जो युवक वहां पर मौजूद थे उनके साथ पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पिटाई से घायल युवक ने बताया कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि किस लिए ये लोगों को पीटते रहे। अलीगढ़ में सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। हाथरस के चुंदपा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसके दोनों पैरों में चोट आई है। स्थानीय लोगों ने यहां पर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। आगरा में एक बीकॉम की छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। आपको बता दें कि छात्रा विश्वविद्यालय में बीकॉम परीक्षा का फॉर्म भरने पहुंची थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। एटा के निधौली थाना क्षेत्र में एक साथ 4 अजगर सांप निकलने से ग्रामीणों में दहशत है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। अमेठी के शाहगढ़ ब्लॉक में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर ने एक मजदूर की जान ले ली। डॉक्टर सत्येंद्र ने मजदूर को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते मजदूर की जान चली गई। मथुरा के मांड थाना सुरीर क्षेत्र में पड़ोस के घर से लौट रही किशोरी के साथ युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। हरदोई में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई के साथ युवक को निर्वस्त्र कर मुर्गा बनाया गया और पूरे घटना का वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। कानपुर हाईवे में तेज रफ्तार डीसीएम और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को नाजुक हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में बाजार से एक स्वर्णकार की दुकान पर 3 महिलाएं जेवरात लेने पहुंची, जहां उन्होंने जेवरात पार कर दिए। चोरी की जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है। अमरोहा के काशीराम कॉलोनी में आम के हरे बाग पर आरा चला दिया गया। बिना परमिशन फलदार पेड़ काटे गए। वन विभाग की मिलीभगत से आम के हरे भरे पेड़ काट दिए गए। लखनऊ में 85 पीठासीन मतदान अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि मलिहाबाद थाना विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी और पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद से अधिकारी लापता थे। मलिहाबाद विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर करवाई थी। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामना दी है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश के निर्माण से लेकर इसके विकास हेतु मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय एवं महत्वपूर्ण है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल समेत सभी स्मारकों का महिला पर्यटक निःशुल्क दीदार कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2020 से संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय और विदेशी महिलाओं के लिए स्मारकों को फ्री करने की शुरुआत की गई है।
उत्तरकाशी में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं का सपना साकार हो रहा है। पर्यटन और ट्रैकिंग के शौकीन अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश, बोली, भाषा और संस्कृति को जानने के लिए गांव तक पहुंच रहे हैं। बतौली गांव के प्रदीप पवार ने अपनी पुरानी शानी को रेनोवेट कर होम स्टे बना दिया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और गांव के लोगों के साथ साथ लोग अलग अलग तरीके से इस योजना को प्रमोट कर रहे हैं। हरिद्वार में आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। अब जिला प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल पर हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए टेबल तैयार की जा रही है। इस दौरान विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन बनाया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रुड़की में अपनी जीत के लिए प्रत्याशी भगवान की शरण में जाने लगे हैं। रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और सरकार बनने के लिए पार्टी प्रत्याशी यशपाल राणा और उनके समर्थकों ने हवन यज्ञ किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा ने कहा कि आने वाली 10 मार्च को रुड़की से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि रुड़की की जनता का आशीर्वाद और उनका पूरा सहयोग मिला है। रुद्रप्रयाग में पर्यटक स्थल चोपटा दुगलबिट्टा को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। आपको बता दें कि चोपटा दुगलबिट्टा की अधिकांश भूमि वन विभाग के अधीन है और कई स्थानीय लोग वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहले वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस पर कोई संज्ञान न लेने पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। देहरादून में राजभवन में वसंतोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अलग अलग संस्थानों ने राजभवन में स्टॉल लगाए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुलेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलने हैं, जिसे लेकर पर्यटन विभाग अपनी तैयारी में जुट गया है। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में सामने आए एग्जिट पोल में कांटे की लड़ाई दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य बीजेपी नेताओं ने भी यही दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। जनता और खासतौर पर महिलाओं ने बीजेपी के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है, जिसका नतीजा 10 मार्च को बीजेपी को मिले बहुमत से साफ नजर आएगा। हालांकि 10 को ही साफ होगा कि किसकी सरकार बन रही है। मतगणना से पहले चूंकि सभी हमारे जिला अध्यक्ष थे, विधानसभा के प्रभारी थे, प्रत्याशी थे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी के साथ बैठक हुई है। क्योंकि मतगणना में बहुत कई जगह पर पोस्टल बैलेट हैं, अन्य चीजें हैं, जिन पर लगातार जो है ये रहता है कि उस पर विशेष रूप से फोकस सबका रहता है। तो ठीक प्रकार से हो, ठीक प्रकार से मतगणना हो। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे प्रत्याशी पूरे जोश में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10 तारीख को रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा और पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कई जगह विधानसभाएं बहुत छोटी छोटी हैं, 50-60 हजार की विधानसभाएं हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही हो गई, अगर 50-100 वोट इधर से उधर हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। उन सब विषयों पर चर्चा हुई है और जो निर्देशन है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके बारे में चर्चा हुई। उसका ध्यान रखते हुए हम काउंटिंग में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, जो 60+ का नारा दिया वो साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है सब में और हम भारी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और जो मिथक था कि नहीं एक बार आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, वो मिथक इस समय हम तोड़ेंगे। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। मतगणना से पहले एक सामान्य प्रक्रिया रहती है हम लोगों के संगठन की, कार्यकर्ताओं को मतगणना के थोड़ा प्रशिक्षित करने का काम, कि भाई मतगणना में कैसे हमको अनुशासन बनाए रख सकते हैं, कैसे मतगणना स्मूथ मतगणना हो, कोई विवाद न हो, है ना। और जो सामान्य नियम जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बनाए गए हैं मतगणना के, उनके बारे में मतगणना जो हमारे अभिकर्ता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे गाइड किया जाता है कि कैसे करना है। अगले 3-4 दिन में काउंटिंग की तैयारी करना, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है,
एक्सपर्ट के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से। कांग्रेस क्या नहीं कहती और क्या करती है ये उसका अपना कहना है, लेकिन जहां तक संगठनात्मक कहूं मैं तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इस बैठक में लेके और अंत तक जो है एक अपने यहाँ चुनाव को देखते हुए कैसे कैसे हम सब लोगों को काउंटिंग है, अन्य चीजें हैं, सब चीजें और साथ ही आगे का कार्यक्रम किस तरह ये सारा रहता है वो अनुभवी है पूरी तरह रहा प्रभारी के रूप में। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बना रही है। एग्जिट पोल है। हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीजें हैं और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने ही अपनी संख्या में इतना बड़ा अंतर दे रखा है, तो उनको लेकर के मैं जो है कोई वो नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में काफी समय से पहले से ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो जोड़ तोड़ की स्थिति के बाद अब एग्जिट पोल आने के बाद सरकार किसकी बनेगी इस पर चर्चा हो रही है। दोनों ही पार्टियों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 14 फरवरी को यहां पर मतदान हुआ था और उसके बाद से ही लगातार आंकड़ेबाजी यहां पर जारी थी। कांग्रेस का अपना मत था कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है और भाजपा इसमें अपनी जीत का दावा कर रही है। और कल जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसमें तमाम समीकरण बैठे बनते बिगड़ते नजर आए हैं, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया कि वर्तमान में सरकार अब किसकी आने जा रही है। तो सभी को अब चुनावी नतीजों का इंतजार है कि कैसे किसके पक्ष में मतदान यहां पर होगा और मतगणना जब होगी तो किसका यहां पर भाग्य का जो पिटारा है वो खुलने जा रहा है। हालांकि बड़े नेताओं से हमारी लगातार बातचीत हुई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस साफ तौर पर दावा कर रही है कि वोट प्रतिशत जरूर पिछले 2017 के चुनाव के बराबर ही लगभग रहा है, लेकिन जनता ने सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए और जो पूरी विफलता रही 5 साल भाजपा सरकार की, उनको देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में यहां पर मतदान किया है। और जो एग्जिट पोल है वो कुछ भी बताए, लेकिन जो 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। हालांकि भाजपा में थोड़ी डरती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन भाजपा ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि पहाड़ों की अगर बात की जाए तो महिलाओं का खासतौर पर जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में किया है। मोदी मैजिक जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और उत्तराखंड में जो वोट प्रतिशत लगभग पिछले चुनाव के बराबर रहा है वो भाजपा के पक्ष में रहा है। और जब 10 मार्च को चुनावी मतगणना होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा ही दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। जी चलिए, अब एक तरफ सीएम धामी है वो जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत भी दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तमाम दिग्गज दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, तो क्या अभी भी प्रदेश में इस तरह की स्थिति नजर आ रही है अजीत? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल से पहले तक तमाम बड़े नेता दिल्ली दौड़ में शामिल रहे हैं, चाहे वो भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। कल उत्तराखंड भाजपा की एक बड़ी बैठक राजधानी देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नेता और उत्तराखंड भाजपा के बड़े नेता देहरादून में मौजूद थे। और कल से उन्होंने यहाँ पर डेरा जमा दिया है। अब मतगणना तक वो यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे, पल पल की अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखेंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो साफ है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने अपने वरिष्ठ नेताओं की चुनावी ड्यूटी यहां पर लगा दी है, जो पल पल की अपडेट राष्ट्रीय नेतृत्व को बताने का काम करेंगे। और 10 मार्च को जब सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी तो कैसे यहां पर समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे, उस पर अपडेट लेने का काम करेंगे और सरकार किसकी बन रही है इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है, इसने ये तो साफ कर दिया है कि कांटे की टक्कर इस बार प्रदेश में देखने को मिली और यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही यहां पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि हमारी ही सरकार बनेगी। 10 तारीख को ये साफ होगा और इस पर भी जनता टीवी और आई न्यूज की नजर भी बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।
चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।